हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों के प्यारे कमेंट्स देखते हैं, उसमें आप कहते हो कि मैंने जो फर्स्ट अटेम्प्ट में जॉब में सिलेक्शन ले लिया एंड 20 केस से जॉब में हूँ, CHSL MTS में सिलेक्शन लिया है एंड ये सब जो है आप भी चाहते हो कि मैं आपको बताऊं। एंड ये 3 मंथ की जो स्ट्रेटेजी इस वीडियो में बताने वाला हूँ, उसमें मैं वही चीजें बताने वाला हूँ कि किस तरीके से जो आगे आने वाले 3 मंथ्स हैं वो आपकी लाइफ को बदल सकते हैं। कैसी स्ट्रेटेजी, कैसे टाइम टेबल, कैसे डेली शेड्यूल को लेकर आपको पढ़ना चाहिए कि ये 3 महीने आपके प्री को क्वालिफाई करें, देन मेंस की प्रिपरेशन करके आप इसी साल CGL में सिलेक्शन ले लो। तो इस वीडियो को अंत तक देखें। पहली चीज तो इस वीडियो को वही लोग देखें जो सीरियसली 3 महीने में करना चाहते हैं, वरना वीडियोस बहुत सारे यूट्यूब पे मिलेंगे, उनको देख लीजिए, कम चल जाएगा आपका काम। वीडियोस ये तो देखना है फिर। एंड अगर सीरियसली देखेंगे इस वीडियो को तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अंत तक देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत सारे अच्छे वीडियो जानने को मिलते हैं, न केवल स्ट्रेटेजी वीडियो, जो प्रोफाइल वीडियो एंड टारगेट वीडियोज, इवन आपके पास चैलेंज वीडियो आते हैं कि मैं आपको चैलेंज देता हूं कि इतने दिनों में ये चीज करके दिखाओ, देन अपने आप को एनालाइज करो कि कहाँ स्टैंड करते हो। तो बहुत सारे आप में से अच्छे कमेंट्स आते हैं और उसी के बेस पे हम ये वीडियो बना रहे हैं, जिसमें 3 मंथ की स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे एंड नॉट इवन स्ट्रेटेजी, सब कुछ डिस्कस करेंगे कि 3 महीने कैसे होने चाहिए एज ए स्टूडेंट, एज ए एस्पिरेंट, कि अगर आप पहले इसी अटेम्प्ट में या पहले अटेम्प्ट में CGL क्रैक करना चाहते हैं तो। देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं कि आपको पता है 4 सब्जेक्ट आएंगे, मैथ्स आएगा, रीजनिंग आएगा, इंग्लिश आएगा, जीके आएगा। प्री एग्जाम की अगर बात करूं और सबकी इक्विवेलेंट वेटेज है। और आज के टाइम में जब प्री एग्जाम की बात करूं तो प्री एग्जाम इज नॉट लाइक, ठीक है प्री तो हो जाएगा, मेंस की कर लेता हूं। आज के टाइम में प्री बहुत सारे लोगों का क्लियर नहीं होता, जो बहुत पढ़ रहे हैं फिर भी नहीं होता, है ना। तो पहली चीज तो समझने की जरूरत है कि प्री भी इक्वली इंपॉर्टेंट है जितना मेंस है। अब वो नहीं रहा कि प्री हो जाएगा, है ना। प्री के लिए भी लड़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी एंड देन सिलेक्शन होगा। तो पहली चीज समझ में आई। अभी हम प्री की बात करेंगे इस वीडियो में मेनली, एंड लास्ट में थोड़ा बहुत मेंस के बारे में भी मैं टिप्स दूंगा कि मेंस को कैसे लेके चल सकते हो अभी से। तो प्री एग्जाम, जहां पे आपको पता है कि पहली बात तो 40 लाख 30 लाख फॉर्म भरे जाते हैं CGL में, जिसमें वैकेंसी आती है आपके पास 10 से 20 हजार, कभी 15 आएगी, कभी 17 आएगी, कभी 20 आएगी। एंड CGL 25 की अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है 10 से 12 हजार वैकेंसी इस तरह रहने वाली है। बट फिर भी मैं मान लेता हूं कि वैकेंसी बढ़ गई, 20 हजार वैकेंसी आ गई, 20 हजार वैकेंसी आ गई और फॉर्म कितने भरे थे, मिनिमम मान लेता हूं 30 लाख फॉर्म भरे गए। तो रेशियो जब आप देखोगे तो आएगा 1:1500, जबकि मैंने मिनिमम मिनिमम मान के चला उसको, ये 1:1500 नहीं, ज्यादा ही होता। तो मैं मिनिमम चीजें मान के चलूं तो भी 1:1500, मतलब 1500 लोगों में एक का सिलेक्शन होगा। इसका मतलब समझ रहे हैं आप कि इट्स नॉट इजी कि चल जाएगा, मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा, या मैं लाइब्रेरी नहीं जा पाता, मेरे अंदर का मोटिवेशन गिर गया है, मैं सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट करता हूं, मैं ये करता हूं वो करता हूं एंड मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। एक दिन लिस्ट आएगी, अचानक से मेरे खुशखबरी मिल जाएगी, मेरा सिलेक्शन होगा, कोई आके आवाज देगा, हो गया भाई तेरा। नहीं होने वाला। इस भ्रम से निकल जाओ, इस ड्रीम से निकल जाओ, जो अपन ड्रीम अगर दिमाग में ये वाला बसा रखा है, ड्रीम वो वाला बसा रखा है ना कि अगर मैं रगड़ दूंगा अपने आप को, सब कुछ कर दूंगा, फिर देखो सिलेक्शन कैसे नहीं हुआ, देन वो लिस्ट में नाम भी आएगा, और लिस्ट में नाम एक में नहीं कई लिस्टों में नाम आएगा। बट पहली चीज इस वीडियो का जो पहला पार्ट है वो यही चीज है कि सीरियस बनना पड़ेगा। पहली चीज हमें समझनी पड़ेगी कि ऐसे ही नहीं होना, हमें रगड़ना पड़ेगा, अपने आप को मेहनत करनी पड़ेगी, दिन रात एक करना पड़ेगा, सही तरीके से पढ़ना पड़ेगा, सही स्ट्रेटेजी से पढ़ना पड़ेगा, तभी हमारा सिलेक्शन होगा। तो ये चीज आपको पहली चीज समझ में आई। सेल्फ मोटिवेशन या जो बहाने हैं ना, ये आपको ढकने पड़ेंगे। इससे पहले मैंने 3 वीडियो इसी टॉपिक पे बनाए, जिसमें पॉजिटिव स्टडी, नेगेटिव स्टडी पे बात की है, कंसिस्टेंसी पे बात की है, और एक सेल्फ डिमोटिवेशन मोटिवेशन के लेकर बात की है। वो जरूर आप देख सकते हैं अगर ज्यादा समझना है इस टॉपिक को। हम मोटिवेटेड रहना है, पढ़ना है और अपने आप को उस चीज के लिए तैयार करना है कि मैं तैयार हूं 3 महीने। आप बताओ सर जी, आप बताओ कि क्या करना है, मैं तैयार हूं 3 महीने, जो कुछ आप बताओगे कर लूंगा, बस मेरा सिलेक्शन हो जाए। तो जी मैं आपको बताऊंगा। पहली चीज मोटिवेटेड हो, ठीक है। अब आगे देखो। देखिए, अब चारों सब्जेक्ट में मैं पहले बात कर लेता हूं मैथ्स एंड रीजनिंग की। मैथ्स एंड रीजनिंग इज द पिलर। अगर आप प्री में क्लियर करना चाहते हो तो आप जीके के भरोसे नहीं रह सकते। जीके कभी उठपटांग आता है, कभी मतलब श्योरिटी लेके कभी नहीं जा सकते जीके में कि मैं इतना स्कोर कर लूंगा। एंड इंग्लिश में भी बात करूं तो इंग्लिश में भी बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल जाता है पेपर के हिसाब से। सेट वाइज कौन सा सेट आपके पड़ा है इंग्लिश का, उससे बड़ा डिपेंड करता है। 45 स्कोर करने वाला एग्जाम में 35 स्कोर पे भी आ जाता है। तो मैं इंग्लिश में भी उतना नहीं एग्जैक्टली नहीं चल सकता। तो 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं, मैथ्स एंड रीजनिंग, जिनमें मुझे एग्जैक्टली लेके चलना पड़ेगा कि मैं 45 प्लस तो ले आऊं। अभी जो लेवल चलता है मैथ्स का, रीजनिंग का, 45 प्लस आपको लाने हैं। और यहां से एम गोल आपका होना चाहिए कि हाँ, मैं मॉक टेस्ट में 45 प्लस स्कोर करना स्टार्ट कर दूं। तो ये 45 प्लस पहली बात तो कैसे आएगा, ऐसे नहीं आना है। और अगर ऐसे आ भी गया तो कैसे, प्री में, तो मेंस में नहीं आना, और मेंस में नहीं आया तो फिर खेल ही खत्म है। और आप सोच रहे हो कि प्री के बाद मैं कुछ अलग कर दूंगा मैथ्स रीजनिंग में, तो नहीं होना। तो यहां से आपको ये चीज समझनी है कि ये 45 प्लस आते कैसे हैं या कैसे लाना है। तो इस चीज के लिए मैं आपको कहूंगा मिक्स प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस, PYQs लगाने पड़ेंगे, रिवीजन करना पड़ेगा। बट मेनली अगर मैं यहाँ से बात करूं, यहाँ से 3 महीने की बात करूं, जब मान लो आपका सिलेबस चल रहा है या आप सिलेबस कर चुके हो, आपको ये समझने की जरूरत है कि जो भी आपने पढ़ा है ना अभी तक, मिक्स प्रैक्टिस उसकी चलती रहनी चाहिए। कोई भी टॉपिक आप बर्दाश्त नहीं कर सकते कि आपके दिमाग से पूरा स्किप हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए परसेंटेज टॉपिक आज से 2 महीने पहले पढ़ा था और आज मेरे दिमाग में है नहीं परसेंटेज क्या था। वोटिंग वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं, चीनी वाले क्वेश्चन, और वो जो कीमत और खपत वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं, वो कमीशन वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं, अगर आपके दिमाग में अभी वो नहीं है,
इट मीन्स कि बहुत बड़ी दिक्कत है यार। तो यहाँ से समझने की चीज है कि पहली चीज तो मैंने जो टॉपिक्स पढ़ रखे हैं उनको मुझे साथ में लेकर चलना है। और वो साथ में लेके कैसे चल सकता हूँ? मिक्स प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस। और वो मिक्स प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस मोटिवेशन देती है, पढ़ने के लिए जुनून देती है, पढ़ने के लिए इंटरेस्ट देती है कि यार मैं जो पढ़ रखा है वो भी मेरे साथ चल रहा है, उसमें कॉन्फिडेंस रहेगा। मॉक टेस्ट दोगे तो भी कॉन्फिडेंस दिखेगा, स्कोर बढ़ेगा, एंड वहां से पढ़ने का और ज्यादा मोटिवेशन आएगा, और ज्यादा इंप्रूव करने का मोटिवेशन आएगा। तो पहली चीज तो ये आपको समझनी है कि कभी भी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा या मैं ये कर लूंगा या वो कर लूंगा तब मैं प्रैक्टिस करूंगा, ये वाला थ्योरम हटा दो यहाँ से। अगर सच में सिलेक्शन लेना है तो आपके इस बुलावे में अगर आप हो कि सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, आज हो जाएगा, फरवरी में हो जाएगा, मार्च में हो जाएगा, अप्रैल में हो जाएगा, फिर करूंगा, तो कभी नहीं होना सिलेबस और कभी सिलेक्शन भी नहीं होना है। तो पहली चीज तो यहाँ से आपको समझनी है, प्रैक्टिस होनी चाहिए मिक्स क्वेश्चंस की, और वो मैथ्स में रीजनिंग में दोनों में होनी चाहिए। 2 बुक्स आपको यहाँ पे दिख रही है, इन बुक्स को लेने का फायदा क्या है कि आप प्रैक्टिस करोगे मिक्स क्वेश्चंस की, 5 टॉपिक उठाओगे। जैसे मैं कह रहा हूँ कि मान लो आपने अलजेब्रा उठाया, ज्योमेट्री उठाया, एंड परसेंटेज, टाइम स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम एंड वर्क, 5 टॉपिक उठाए। 5 टॉपिक के डेली आप क्या कर रहे हो? 10-10, 15-15 क्वेश्चन कर रहे हो, या जो भी टॉपिक आपके कंप्लीट हो गए उन टॉपिक्स के आप 10-10 क्वेश्चन उठा रहे हो। डेली 10-10, 15-15 क्वेश्चन कर रहे हो। इस तरह से करके 70, 50 या 80 क्वेश्चन आप अपने हिसाब से कर रहे हो, ठीक है। अब वो क्वेश्चंस आप कर रहे हो तो इसका मतलब क्या है? वो टॉपिक्स आपने कंप्लीट कर लिए थे, उनके डेली आप प्रैक्टिस करो। डेली आपके दिमाग में है क्या? ज्योमेट्री में ये पढ़ा था, ज्योमेट्री अपोलेंस थ्योरम ऐसे लगती है, अच्छा टाइम एंड वर्क का ये वाला क्वेश्चन ऐसे होता है, महिलाएं और आदमी दिए होते तो कैसे रेशियो निकाल सकते हैं, वो ऐसे होता है। तो आपके पास वो कॉन्फिडेंस है कि जो आपने टॉपिक पढ़े हैं वो आपको आते हैं। और जो कोई क्वेश्चन नहीं आया तो इन बुक्स में क्या है? सोल्यूशन दिया है, डिटेल में दिया है, डिटेल में समझ सकते हो बेसिक से, और शॉर्ट तरीके में भी दिया है। तो शॉर्ट तरीका आपकी कैसे शॉर्टली कर सकते हो वो भी उन बुक्स में। तो आपको ये चीज हेल्प करेगी कि आपने जो भी चीजें कर रखी है उनकी आप कनेक्ट में हो, उनके आप उनको डेली सोल्व कर रहे हो, तो वो आपके मॉक टेस्ट में भी आपको कॉन्फिडेंस देंगे। और ध्यान रखना, मैथ्स में जो बड़ा फैक्टर होता है वो होता है मोटिवेशन। वो होता है कि हमें पहले क्या आता है उसको हम देखें। तो जब आपसे क्वेश्चन बनने लगते हैं ना मैथ्स में, तो इंटरेस्ट बनता है कि हाँ यार मैथ्स में नंबर ला सकता हूं मैं, हाँ ला सकता हूँ। और अगर जब आपने ऐसा किया ना, कभी प्रैक्टिस की नहीं एंड सोच रहे हो बाद में कर लूंगा, तो वो हमेशा आपको ये रहेगा यार मैथ्स वीक है, मैथ्स के क्वेश्चन नहीं बनते, मैथ्स वीक है, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, और फिर वो एग्जाम में भी नहीं होता। तो यहाँ से मिक्स प्रैक्टिस करनी है। और ये जो बुक्स है ना, इनमें क्या है कि इन्हीं क्वेश्चंस को, जो बुक वाले क्वेश्चंस है, उनको आप ऑनलाइन भी प्रैक्टिस कर सकते हो। अब मैं आपको टॉपिक्स बता देता हूं रीजनिंग के, जो 5 टॉपिक आपको प्री में स्कोर 45 प्लस 50 तक ले जा सकता है। वो 5 टॉपिक है: कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, मिसिंग नंबर। तो ये 5 टॉपिक जो है, इन 5 टॉपिक के तो आपको डेली क्वेश्चंस लगाने हैं। खत्म हो जाए वापस स्टार्ट कर दो, खत्म हो जाए वापस स्टार्ट कर दो। ये 5 टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं, इन 5 टॉपिक्स को लिख लो अपनी नोटबुक में, और डेली 10-10 क्वेश्चन या 15-15 क्वेश्चन या 5-5 क्वेश्चन भी करो। मैं कह रहा हूं टाइम ज्यादा नहीं है तो आपको इस तरीके से इनकी मिक्स प्रैक्टिस करनी है डेली, क्योंकि ये आपको मोटिवेशन देंगे और अपने आप में कॉन्फिडेंस देंगे कि हाँ मुझे रीजनिंग आता है, हाँ मैं रीजनिंग में ये वाले क्वेश्चन, क्योंकि इन्हीं में फंसते हो, प्री में इन्हीं में फंसते हो, मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको। और फिर टाइम मैनेज भी करना है ना, तो आप रीजनिंग का टाइम बचा के फिर मैथ्स में चला जाएगा वो टाइम, वो इंग्लिश में चला जाएगा टाइम, और वहां स्कोर बढ़ जाएगा। तो रीजनिंग अगर आप ये 5 टॉपिक अच्छे कर लेते हो, मैं गारंटी देता हूँ 3 महीने तक अगर ये 5 टॉपिक ने आपने 10-10, 5-5 क्वेश्चन डेली किए हैं, तो 3 महीने बाद आपका जो रिजल्ट आएगा वो 50 आउट ऑफ 50 है, 47.5 आउट ऑफ 50 आएगा। ये श्योर है, क्योंकि ये टॉपिक्स हैं जो दिक्कत करते हैं। मेरा एक्सपीरियंस है भाई, मैंने बहुत सारे प्री दिए हैं, सीजीएल में 2 बार सिलेक्शन लिया है, तो भाई सीएचएस में भी लिया है, एमटीएस में भी लिया है। तो मुझे ये एक्सपीरियंस है कि 5 टॉपिक चेंज करेंगे, और ये 5 टॉपिक आपने अच्छे कर लिए, डेली प्रैक्टिस कर ली, 3 महीने तक सब कुछ अच्छा हो जाएगा। एंड मैं ये कहूंगा कि देखो बाकी टॉपिक भी वीक हो सकते हैं, जैसे मान लो ये 5 टॉपिक के अलावा आपके कुछ क्वेश्चन किसी टॉपिक में गलत होते हैं, तो आपको क्या करना है, उस टॉपिक की पर्सनली एक यूट्यूब पे जाओगे, 1 घंटे की, आधे घंटे की, 2 घंटे की क्लास होगी, देख लोगे, वो टॉपिक आपका सही हो जाएगा। देन जब भी आप क्विज़ेस देते रहो, इसकी ये क्वेश्चंस लगाते रहो बुक से, जहां भी दिक्कत आ रही हो तो आप पर्टिकुलरली उस टॉपिक को क्या कर लो, यूट्यूब पे जाके सुन लो, एंड देन वो टॉपिक हो जाएंगे। बट ये 5 टॉपिक में दिक्कत आती है। इसके अलावा जो सिटिंग अरेंजमेंट और स्टेटमेंट बेस्ड वाला क्वेश्चन होता है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन वाला जो टॉपिक होता है, वो टॉपिक आप कहते हैं मेंस में मेनली। तो ये 2 टॉपिक तो आप चलो प्री के बाद भी आप सही कर सकते हो, बाकी अभी टाइम मिल रहा है, अगर अभी आपके पास बाकी टॉपिक्स अच्छे हैं, ये वाले टॉपिक अच्छे हैं, तो आप उन टॉपिक्स को भी साथ में लेके चलो, फिर 5+2 मतलब 7 टॉपिक साथ में लेके चलो ये, और ये आपको मेंस तक आपको 90 आउट ऑफ 90 का टारगेट देंगे, 90 आउट ऑफ 90 के आपको एबल बना देंगे। तो ये रीजनिंग के लिए है। मैथ्स में मैंने जैसा आपको बताया कि 5-7 टॉपिक ले लो, टाइम एंड वर्क मतलब 2-3 टॉपिक ले लो एडवांस मैथ्स के, और 2 टॉपिक ले लो अर्थमेटिक के, और मिक्स प्रैक्टिस करते जाओ। जो टॉपिक आपको लगे अच्छा हो गया, अच्छी नंबर ऑफ प्रैक्टिस हो गई, मान लो परसेंटेज के 300 क्वेश्चन हो गए, तो फिर दूसरा टॉपिक इन्वॉल्व कर लो, फिर मिक्स एनालिसिस इन्वॉल्व कर लो। तो इस तरीके से टॉपिक हटाते जाओ, बढ़ाते जाओ, एंड मिक्स प्रैक्टिस चलती जाए। जो टॉपिक लगे यार बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया, फिर उस टॉपिक को हटा दो, दूसरा टॉपिक ले आओ, देन फिर कोई और लगे तो उसको हटा दो, दूसरा ले आओ। इस तरीके से मिक्स प्रैक्टिस करते जाओ। एंड अब आता हूं मैं रिवीजन वाले फैक्टर पे। देखो जो भी आपने पढ़ा है, जो आप क्वेश्चंस लगा रहे हो, जैसे मान लो मैं 5 टॉपिक लिए हैं, जैसे मैंने कहा कि एडवांस मैथ्स के लिए 2 टॉपिक, 2 टॉपिक मैंने अर्थमेटिक के लिए ली। अब मुझे एडवांस मैथ्स के ट्रिगोनोमेट्री क्वेश्चन लगा रहा था, तो लगा यार कि दिक्कत आ रही है भाई, मुझे पता ही नहीं है मैंने नोट्स में क्या लिखा है, कौन से शॉर्ट ट्रिक्स थी, क्या थी। तो उस पर्टिकुलर टॉपिक को उठाऊंगा नोट से, और उसको मैं डेली 1 घंटा, आधा घंटा, 45 मिनट का टाइम रखूंगा, जिसमें रिवाइज करूंगा थोड़ा थोड़ा। एक दिन में नहीं करना, थोड़ा थोड़ा रिवाइज करूंगा। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है कि जो टॉपिक आपको लग रहा है ना कि मिक्स प्रैक्टिस में नहीं हो पा रहा सही से,
उसको अपना उठाओ नोटबुक को और उसमें से थोड़ा थोड़ा रिवीजन करो। अब मैं आपको थोड़ा सा एक रोड मैप देना चाहता हूँ कि इन सब्जेक्ट्स को हैंडल कैसे करना है। मान लो मैं मैथ्स करता हूँ 3 घंटा, जिसमें से मैं 1 घंटा तो क्लास कर रहा हूँ, मान लो मैं मेरा सिलेबस चल रहा है, मैं क्लास कर रहा हूँ। वैसे तो देखो बहुत सारे लोगों का सिलेबस कंप्लीट होगा, बट कुछ कुछ का नहीं है, तो वो भी अभी तक कर सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि वो बहुत पीछे हैं, वो अभी भी कर सकते हैं। अगर वो सही तरीके से कर रहे हैं अभी भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ 1 घंटा 1.5 घंटा आप क्लास कर रहे हो, तो 1.5 घंटा मान लेता हूँ आपके पास प्रैक्टिस एंड रिवीजन के लिए है। तो उसमें आप आधा घंटा रिवीजन या 45 मिनट रिवीजन के लिए रखो, एंड देन बाकी टाइम आप रखो प्रैक्टिस के लिए। और अगर आपको पूरे दिन फ्री हो ना, तो आप 3.5 घंटे तक रखो आप मैथ्स के लिए, ताकि आपके पास रिवीजन के लिए 45 मिनट होने के बाद भी आप 1 घंटे प्लस आपकी प्रैक्टिस हो। तो अगर पूरा दिन आपके पास टाइम है तो 4 घंटे 3.5 घंटे आप निकालो मैथ्स के लिए। एंड ये टाइमिंग आपकी सुबह की हो सकती है कि आप स्टार्टिंग ऑफ द टाइम ही क्या कर रहे हो, मैथ्स ही लगा रहे हो। सबसे पहले उठे एंड आपका टारगेट था कि मुझे 70 क्वेश्चन करने, 70 क्वेश्चन किए, उसके बाद आपने 45 मिनट रिवीजन कर लिया, एंड देन उसके बाद आपकी क्लास हो रही है, ताकि सुबह का जो टाइम था वो एफिशिएंटली यूज हो गया। जो दिमाग लगाने वाली चीजें थी वो हमने सुबह कर ली, रिवीजन कर लिया। अब मैं दोपहर में थोड़ा आलस का टाइम रहता है, मान लो 11 12 बजे तक, तो मैं वहां पे क्लास ले रहा हूँ। तो ये आप कर सकते हो सुबह के टाइम में। देन आप लंच कर लो, एंड लंच के बाद आपका आता है रीजनिंग का टाइम, तो रीजनिंग में 1 घंटा मिक्स प्रैक्टिस कर लो, रीजनिंग खत्म हो गई। देन उसके बाद आप इंग्लिश पे आते हैं। इंग्लिश पे आते हैं, मैं आपको रोड मैप दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ, आपके टाइम के हिसाब से आप इसको मैनेज कर सकते हो। तो मैं मान लेता हूँ कि आपके मैथ्स एंड रीजनिंग हो चुकी है 2 बजे तक। अब 2 बजे के बाद आपके पास इंग्लिश का टाइम है, रेस्ट करना चाहते हो सो जाओ 3 बजे तक, मान लिया। 3 बजे के बाद आप आते हो मान लो इंग्लिश पे। 3 बजे से 4 बजे तक आप इंग्लिश ग्रामर को पढ़िए। ग्रामर में नीतू सिंह वॉल्यूम 1 उठाइए। अगर नोट्स हैं आपके पास इंग्लिश के किसी टीचर के तो वो देखिए। सिलेबस कर रहे हो तो जल्दी से कर लीजिए। यूट्यूब पे अमन अवश्य सर की, रानी मैम की क्लासेस हैं, वहां से कर लीजिए और जल्दी से हो जाएगी वो चीजें। बहुत बड़ा कोर्स नहीं है ग्रामर का, बहुत छोटा सा कोर्स है, बहुत जल्दी कर सकते हो। 1 महीने में आप ग्रामर गो थ्रू कर सकते हो, ठीक है। तो आप 1 घंटा ग्रामर पढ़ेंगे। नीतू सिंह वॉल्यूम 1 में हर टॉपिक के पीछे 50 क्वेश्चन होते हैं, प्रैक्टिस करने के लिए वो क्वेश्चन लगाओगे। एंड उसके बाद इस तरीके से डेली 1 घंटा आप ग्रामर पढ़ रहे हो। समझ में नहीं आ रहा तो यूट्यूब पे क्लासेस है, मैंने बता दिया, ठीक है। और 1 घंटा ग्रामर कंप्लीट करने के बाद, मतलब 1 घंटा ग्रामर पढ़ी, उसके बाद 1 घंटा मेरे पास वोकेब का हो, जिसमें मैं जो भी मेरे पास वोकेब की बुक है उसमें से डेली 50 60 70 80 वोकेब पढ़ूं, जितना मैं पढ़ सकता हूँ कैपेसिटी के हिसाब से। पीछे का थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते चलूं, जैसा मैंने एक वीडियो में बताया था आपको कि कैसे वोकेब याद की जाती है, कैसे मास्टरी की जाती है वोकेब में। वो वीडियो जरूर देख सकते हैं आप। तो उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहा हूँ, 70 80 पढ़ रहा हूँ। एंड देन पीछे का कल मैंने क्या पढ़ा था उसके हाईलाइट किए जो वोकेब है वो रिवाइज कर रहा हूँ। इस तरीके से रिवीजन साथ में चल रहा है, वोकेब का, ग्रामर का भी रिवीजन चल ही रहा है। तो इस तरीके से मैं वोकेब डेली 1 घंटा दे रहा हूँ, 2 घंटे मेरे पास हो गए। देन मैं 30 से 45 मिनट ऐसा रखूंगा जिसमें मैं पीवाईक्यूज लगा रहा हूँ। पीवाईक्यूज किसके, मैं क्लोजेस्ट अटेम्प्ट कर ले रहा हूँ, 5 पीक्यूआरएस अटेम्प्ट कर ले रहा हूँ, 10 20 50 एरर के क्वेश्चन लगा ले रहा हूँ। इसी तरीके से वोकेब में मैंने जब मान लो वोकेब अच्छे नंबर ऑफ पढ़ लिए, मान लो किसी का वोकेब कंप्लीट हो चुका है किसी उनकी बुक से, तो वोकेब के भी पीवाईक्यूज लगा रहे हो। तो इस तरीके से 45 मिनट तक आप अपने पीवाईक्यूज को भी दो, ताकि वो भी अच्छा हो। कॉम्प्रिहेंसिव पोर्शन के लिए मैंने बताया 5 पीक्यूआरएस डेली लगाओ, एक क्लोजेस्ट लगाओ, एंड एक पैराग्राफ जरूर रीड आउट करते रहो। वो किसी भी बुक से हो सकता है, कोई एनसीईआरटी की बुक से हो सकता है, न्यूज़पेपर से हो सकता है, जो भी समझ में आए। समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा थोड़ा जरूर आपको दिमाग में घुस रहा होगा, तो उससे डिमोरलाइज मत हो, बस रीड करते रहो। जितना रीड करोगे धीरे धीरे चीज समझ में आएगी, एंड देन इवेंचुअली इट विल हेल्प इन कॉम्प्रिहेंशन पोर्शन, ठीक है। तो ये इंग्लिश के लिए है, ज्यादा कुछ नहीं है। बस यही कहूंगा, पीवाईक्यू जितने आगे बढ़ते रहेंगे, जैसे ग्रामर कंप्लीट हो चुका है आपका, तो फिर पीवाईक्यूज पे ज्यादा प्रेशराइज करो। जब आप फिल इन द ब्लैंक्स के 1000 लगाओगे क्वेश्चन, आप एरर के 1000 क्वेश्चन लगाओगे, स्पॉट एरर वाला, इंप्रूवमेंट के 1000 क्वेश्चन लगा लोगे और उनको 2 3 बार कर लोगे, तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ से मान लो किसी का स्कोर अटका है ना, किसी को लगता है कि मेरा इंग्लिश में स्कोर 20 ही आ रहा है, ये जो है आगे कैसे जाएगा, ये जाएगा पीवाईक्यूज से। जितने पीवाईक्यूज लगाओगे, जितना एक्सपीरियंस होगा आपको फ्रेजल वर्ब्स का, जितना एक्सपीरियंस होगा प्रीफिक्स प्रीपोजिशंस का, उतना ही आपका स्कोर आगे से आगे बढ़ता जाएगा। तो ये फिक्स प्रीपोजिशन फ्रेजल वर्ब्स जो मैंने 2 नए टॉपिक बोले हैं, इन पे बहुत सारे लोगों में पकड़ नहीं होती है, तो इनको भी आप क्या करो, डेली जैसे 5 फ्रेजल वर्ब्स, मतलब एक की जैसे टेक की बात करो तो टेक की, आप टेक ऑन, टेक इट, टेक बिफोर, जो भी है, टेक आफ्टर, तो ये सब चीजें जो है डेली 5 5 फ्रेज वर्ब्स करके करते रहो, एंड फिक्स प्रीपोजिशंस करते रहो। नीतू सिंह वॉल्यूम 1 के फिक्स प्रीपोजिशंस पढ़ लो, डेली थोड़ा थोड़ा रटने की कोशिश करो, वो रटने की चीज है, रटना ही है, तो डेली 5 5 10 वो भी रट रहे हो। तो ये है कि थोड़ा सा आपको इनको भी साथ में लेके चलना, ये हेल्प करते हैं कॉम्प्रिहेंसिव पोर्शन में, क्लोज टेस्ट में और ग्रामर में भी। तो ये था, यहाँ पे भी थोड़ी पकड़ बना के रखना। तो ये है मेरा इसके बारे में। बाकी देखो, मैं अभी प्री के बारे में बात कर रहा हूँ, जब मेंस की बात करूंगा प्री के बाद, तो या फिर मैं आपको जब भी मेरे को टाइम मिलेगा मैं मेंस के लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। कोई अगर किसी का रिपीटर है एंड उसका इंग्लिश बहुत अच्छा है, उसको मेंस के लिए क्या करना चाहिए इंग्लिश में, वो बाद में बात करेंगे। तो अब मैं बात कर लेता हूँ लास्ट में जीके की। देखो, जीके सब्जेक्ट आपको पता है अनप्रेडिक्टेबल है, कुछ ऐसा भरोसा नहीं है ना। स्टैटिक जीके से 7 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, स्टैटिक जीके से 3 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, करंट अफेयर से 4 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, करंट अफेयर से 0 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, या करंट अफेयर के चारों क्वेश्चन जो है वो हो सकता है ऐसा पूछे जो किसी को नहीं आते, तो चाहे पूरे साल के आपने करंट अफेयर्स पढ़ी हो। तो पहली चीज मैं करंट अफेयर्स की बात करूं तो करंट अफेयर्स पे अभी ध्यान मत दीजिए, अभी 1.5 2 महीना लास्ट का बचे तब आप देख लेना। अभी करंट अफेयर्स को थोड़ा सा स्किप करके चलो, बाकी सब्जेक्ट्स पे जितना फोकस करोगे, जितना उनको अच्छा करोगे, जितने पीवाईक्यूज लगाओगे, उतना ही आपका स्कोर बढ़ेगा। तो अभी आप हिस्ट्री पे, पॉलिटी पे, साइंस पे, उन पे ध्यान दीजिए ताकि स्कोर बढ़े, है ना। करंट अफेयर्स जिसका कुछ भरोसा नहीं है, जो 0 मार्क्स भी आपको दे सकता है बहुत कुछ पढ़ने के बाद भी, तो उसको हम क्यों अभी देखें।
पहले हम उसको देखें जो हमारा अच्छा है, जिसको हम अच्छा कर सकते हैं। तो अभी मैं ये कहूंगा कि एक तो लुसेंट, वैसे हम नाम लेते रहते हैं बट लुसेंट की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है कि लुसेंट पढ़ने से होगा। कोई भी आपके पास नोट्स है, नोट्स बहुत सारे आपके पास होंगे, हमने भी शेयर कर रखे हैं टेलीग्राम चैनल पर, एसएससी ऑलराउंडर टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर लेना। बहुत सारे पीडीएफ, इंपोर्टेंट पीडीएफ, स्टैटिक जीके की पीडीएफ, वो करंट अफेयर्स की पीडीएफ हम डालते रहते हैं, तो बहुत सारी आपको हेल्प हो सकती है। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लो मेरे भाई, पता नहीं आप वहां पे क्यों नहीं जुड़ते हो, जुड़ जाओ, है ना। एंड अब बात करूं तो देखो, उनके नोट्स, कोई भी नोट्स आपके पास है, कोई भी नोट्स की बुक मंगा रखी है, कुछ भी है, उस नोट से एक बार गो थ्रू हो लो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो उसको, थोड़ा थोड़ा डेली 1 घंटा, मैं कहूंगा डेली 1 घंटा आपको थ्योरी पढ़नी चाहिए। मन करे नहीं मन करे, देखो पहली बात तो मन नहीं करने वाली चीज तो मुझे अच्छी नहीं लगती। आप चाहते हो कि आप बहुत कुछ अलग कर लो लाइफ में, बहुत कुछ वो कर लो जो 1500 लोग में से एक में आपको सिलेक्शन दिला दे, तो कुछ तो स्पेशल करना पड़ेगा मेरे भाई। 1499 को पीछे करना है अपनी फाइट में, कुछ तो स्पेशल करना पड़ेगा। और वो याद कैसे होगा, मन हो ना हो अपने आप को रगड़ो, लगाओ कि आज 1 घंटा नहीं छोड़ूंगा, आज की रात में लगाऊंगा, जो भी नोट्स लिखे हैं पढ़ो उनको वन बाय वन करके, जो अच्छा लग रहा है उसको हाईलाइट करो, जो इंपोर्टेंट लग रहा है उसको हाईलाइट करो, एंड देन आगे से आगे बढ़ते जाओ। इस तरीके से डेली रिवाइज करते हुए पिछला आगे बढ़ते जाओ थ्योरी में। एंड मैं आपको यही कहूंगा कि हिस्ट्री आपका जो है 10 से 15 दिन में हिस्ट्री रिवाइज करो, फिर 10 दिन में पॉलिटी रिवाइज करो, 5 दिन में इकोनॉमिक्स रिवाइज करो, एंड साइंस पोर्शन के लिए मैं आपको 25 दिन दूंगा कि 25 दिन में साइंस रिवाइज कर लो, फिजिक्स, केमिस्ट्री जो भी आपके पास है, एंड बायोलॉजी। एंड देन उसके बाद आपके जो बचता है स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर्स, इसके बाद में आप डेज रख सकते हो। तो अभी मेनली आपके पास होने चाहिए कि ये 4 सब्जेक्ट है ना, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, हिस्ट्री एंड साइंस, इन 4 सब्जेक्ट को आप अच्छा करो, क्योंकि ये ज्यादा स्कोर दिलाएंगे आपको। मैं अगर पिछले साल के प्री को एनालाइज करूं तो यही 4 सब्जेक्ट थे जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए थे, तो इन 4 सब्जेक्ट अच्छा करो। एंड 1 घंटा मैंने कहा था आपको थ्योरी पढ़ना, बट उसके अलावा ध्यान रखना 1.5 घंटा आप क्वेश्चंस लगाओ, पीवाईक्यूज लगाओ, पीवाईक्यू बुक ले आओ एक, और उस पीवाईक्यू बुक से क्वेश्चंस लगाओ, जितने क्वेश्चन लगाओगे उतना ही अच्छा होगा। तो मैं थ्योरी के टाइम को कम कर रहा हूं, क्योंकि वहां पे आपको सब कुछ नहीं मिलेगा, मतलब आप थ्योरी पढ़ने के बाद भी जब पीवाईक्यू लगाओगे, हो सकता है आपको लगे कि यार ये तो पूरा है ही नहीं, ये तो मतलब थ्योरी पढ़ ली फिर भी वो पीवाईक्यू सेम नहीं मिल रहे या कुछ मिल ही नहीं रहा। तो ऐसा होगा, क्योंकि थ्योरी में सब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जो एसएससी है वो कभी कभी अलग अलग क्वेश्चन पूछता है, बहुत सारे अटपटे क्वेश्चन भी पूछता है जीके में। जब आप क्वेश्चंस लगाओगे तब आपको समझ में आएगा कि क्या पूछता है एसएससी, किस हिसाब से पूछता है, कैसे रिलेवेंट है, इररिलेवेंट है। तो थ्योरी पढ़ना है, डेली 1-1 घंटा पढ़ना है, चाहे कुछ समझ में आए ना आए, थोड़ा थोड़ा करके कोशिश करो कि थ्योरी पढ़ो, आदत डालो अपने आप में। एंड उसके बाद आपको 1.5 घंटे तक पीवाईक्यूज करने हैं, और मैं आपको कहूंगा कि डेली 80 से 100 पीवाईक्यूज लगाओ, वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। मतलब ऐसा भी नहीं है कि आप केवल हिस्ट्री के 100 पीवाईक्यूज लगा रहे हो, इसमें भी आप स्प्लिट कर सकते हो कि 50 पीवाईक्यू आप हिस्ट्री के लगा रहे हो, 50 पॉलिटी के लगा रहे हो, डेली इस तरह से जाओगे। एंड देन जब इनके खत्म हो जाए, देन इकोनॉमिक्स को ले लिया, ज्योग्राफी को ले लिया, और ये वाला जब पीवाईक्यूज का पोर्शन जब आप खत्म करोगे ना जीके में, आपके पास अलग कॉन्फिडेंस रहेगा। एंड आई गारंटी ऐसा नहीं हो सकता कि आप 25 में से 16 सही ना करो, अगर आप पीवाईक्यू बुक को खत्म करते हो तो ये जरूर होगा कि आप 25 में 16 कर दो। तो थोड़ा सा यहाँ भी हमें समझने की जरूरत है कि क्या जो हमने सुन रखा है कि जीके में स्कोर नहीं आता, वो सच है, वो क्यों नहीं आता, उसके पीछे थोड़ा जाओगे तो आपको दिखेगा कि पीवाईक्यू बुक नहीं लगाई है भाई, किसी ने नहीं लगाई है जिसका स्कोर नहीं आया है। और जब तक लगाओगे नहीं पीवाईक्यू तो स्कोर नहीं आएगा। लगाइए भाई, हमने लगाई है, आपको भी लगानी पड़ेगी अगर सच में स्कोर लाना है तो। और इस धुंध को, जो चारों ओर धुंध फैली है कि नहीं नहीं जीके में स्कोर नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, बट उसको दूर करना है तो एक ही चीज है, पीवाईक्यूज लगाओ। एंड अगर पीवाईक्यूज लगाने के बाद भी स्कोर नहीं आता भाई, आपका नहीं आया तो फिर किसी का नहीं आएगा, और नहीं आएगा तो फिर कोई बात नहीं है, बाकी सब्जेक्ट में अच्छा करके ही आई है तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो थोड़ा सा सेंसिबल बनो कि पीवाईक्यूज लगाने हैं सारों सब्जेक्ट्स में, पीवाईक्यूज की बहुत बड़ी अहमियत है, उनको समझें, रिवाइज करते हुए आगे चलें, रिवीजन को और प्रैक्टिस को अब ना स्किप करें, सिलेबस होने के बाद वाला जो हमारा एटीट्यूड है ना उसको बदल दें, एंड थोड़ा सीरियस हो जाए। अब उस वो नहीं चलेगा कि हो जाएगा, या मन नहीं लग रहा, या मैं शादी में चला गया था, या मैं ये कर रहा था, या मेरा लाइब्रेरी में मूड खराब हो गया, डीजे बज रहा था, नहीं भाई, इन प्रॉब्लम्स को दूर कर दो और जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट कर लो। एंड अभी पढ़ाई की आप डेली 8 से 10 घंटा तक पहुंचा दो। अगर आप पूरे दिन फ्री हो एंड वर्किंग हो तो 6 घंटा आपको चाहिए, 6 घंटा फ्री रहो। एंड अगर 6 घंटा नहीं ले पा रहे हो तो कोशिश करो 5 घंटे कम से कम पढ़ना पड़ेगा आपको, सुबह शाम ट्राई करो। इसके अलावा अगर वर्किंग स्टूडेंट्स को दिक्कत है तो मैंने एक वीडियो बनाया था वर्किंग स्टूडेंट्स को लेकर, कॉलेज स्टूडेंट्स को लेकर, वो जरूर सुन लो कि कैसे आप टाइम को स्टेबल कर सकते हो, टाइम को बना सकते हो अपने लिए। तो मॉक टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं, मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा आपको पीवाईक्यूज लगाने हैं, न्यू मॉक ज्यादा नहीं लगाने। ध्यान रखना, अगर 3 पीवाईक्यू आपने लगा दिए तो फिर एक न्यू मॉक लगा सकते हो, फिर वापस 3 पीवाईक्यू लगाओ, एक न्यू मॉक लगाओ। और ये पीवाईक्यूज भी आप चॉइस से स्टार्ट करो, सीजीएल चॉइस वाले, फिर सीजीएल 23, फिर सीजीएल 22, फिर सीजीएल 21। तो जितना मॉक टेस्ट अच्छा करोगे, करते जाओगे, उतना ही आपको पास ग्रोथ होती जाएगी। मॉक टेस्ट को एनालाइज करना आपको आना चाहिए, और वो एनालिसिस कैसे करना है उसके लिए पर्टिकुलर मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया एकदम बेसिक से, कि कैसे मॉक टेस्ट को आपको एनालाइज करना है, क्या नहीं करना। तो उस वीडियो को जरूर देख लेना अगर मॉक टेस्ट देते हो तो। पहली बात तो ध्यान रखना, सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होगा, रिवीजन, प्रैक्टिस एंड मॉक टेस्ट, तीनों चीजें अभी के लिए उस भरोसे मत छोड़ना। मॉक टेस्ट आपको देना है, वीक में कम से कम 2 मॉक टेस्ट दें, 2 पीवाईक्यूज वाले मॉक टेस्ट दे लें। जब आपको लगे कि यार 3 पीवाईक्यू के मैंने दे चुका हूं 10 दिन में, लास्ट 10 दिन में, तो मैं एक न्यू मॉक दे लेता हूं, तो एक न्यू मॉक दे लिया ताकि थोड़ा थोड़ा दिमाग खुलता रहे।
और बाकी पीवाईक्यूज पे फोकस्ड रहना है, कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना, न्यू मॉक देके, लाइव मॉक देके। और स्पेशली मैं आपको कहूंगा लाइव मॉक अभी आप स्किप कर सकते हो, अभी आपको देना है तो पीवाईक्यूज दो, एंड जब आपको लगे कि थोड़ा बोर हो चुका हूं यार, थोड़ा न्यू मॉक दे लेता हूं, तो आप टेक्स्ट बुक पे जो न्यू मॉक है वो दे सकते हो। तो यही कहूंगा कि थोड़ा पीवाईक्यूज बेस्ड रहना और तैयारी को एनालाइज करना, मॉक टेस्ट को भी एनालाइज करना आपको आना चाहिए। स्पेशली वीडियो बनाया, देख लेना उस वीडियो को, बहुत हेल्प करेगा। एंड मेंस के मॉक भी अगर आपको लग रहा है कि आपकी तैयारी अच्छी है, प्री के मॉक्स में आपका स्कोर जो है 140 प्लस 150 प्लस आ रहा है, तो आप लोग बीच बीच में एक मेंस का मॉक भी लगा दो, मेंस का पीवाईक्यू अटेम्प्ट कर लो। वो कॉन्फिडेंस अलग देगा, वो एक जुनून देगा, वो जोश देगा कि यार मेंस के मॉक में मैंने अगर 300 ले आया हूं तो प्री में बहुत अच्छा कर सकता हूं। ये वाली चीज अगर आपको लेनी है, तो अगर आपका स्कोर 150 प्लस है तो आप बीच बीच में मेंस का एक मॉक भी इन्वॉल्व करते रहो, ताकि आपको मेंस का पैटर्न भी दिमाग में रहे, मेंस में क्या आता है कैसे आता है वो भी दिमाग में रहे। बट अगर आपका स्कोर 100 से 120 में आ रहा है तो अभी आप मेंस वगैरह को छोड़ दो, अभी आपका प्री पहला टारगेट होना चाहिए, प्री क्वालिफाई और देन मेंस के बारे में सोचेंगे। तो आई थिंक आपको चीजें समझ में आई होगी। अभी कंप्यूटर एंड टाइपिंग अभी आप छोड़ दो, या फिर अगर आपको लगता है तो कंप्यूटर तो अभी आप छोड़ सकते हो, प्री के बाद भी कर सकते हो, चलेगा। बट टाइपिंग अगर आपको लगता है आपको कुछ भी नहीं आता, टाइपिंग में जीरो हो, तो फिर थोड़ा थोड़ा 10-20 मिनट डेली आप प्रैक्टिस कर लो, वो आपको हेल्प करेगा, ताकि प्री के बाद स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। तो थोड़ा थोड़ा टाइपिंग कर सकते हो। बट कंप्यूटर में आपको कहूंगा अगर अभी तक नहीं पढ़ा है और आपके पास टाइम नहीं है, अभी सिलेबस चल रहा है एंड बिजी हो आप पूरा दिन, बाकी सब्जेक्ट्स की ग्रोथ हो नहीं रही एंड फिर आप कंप्यूटर पढ़ो, मैं ये नहीं कहूंगा। अगर आप बहुत अच्छा आपके चारों सब्जेक्ट हो चुके हैं, 150 प्लस स्कोर कर रहे हो, तो कंप्यूटर अभी से पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो, अदरवाइज इसको भी स्किप करो। टाइपिंग जरूर आप 10-20 मिनट कर सकते हो अगर जीरो है, अगर पहले से 35-40 की स्पीड आपकी रही है कभी, तो अभी टाइपिंग को भी स्किप करो, प्री के बाद हो जाएगा, बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो यही था आज के इस वीडियो में, आई होप चीजें समझ में आई होगी एंड कुछ सीखा होगा आपने इस वीडियो से, और जो सीखा है ना उसको इन्वॉल्व करना अपनी तैयारी में, तभी मजा आएगा, तभी सिलेक्शन ले पाओगे। एंड मुझे लगता है कि यार सिलेक्शन के लिए थोड़ा झोंकना पड़ेगा अपने आप को, तो जोश और जुनून से अपने आप को भर लो कि 3 महीने बस लगा दूंगा जोर, एंड मोटिवेटेड रहो, खुश रहो, अपने आप से बातें करो, थोड़ा एनर्जाइज करो अपने आप को कि यार करना है करना है करना है करना है, और अपने आप को कभी नेगेटिव मत रहो। नहीं होगा तो क्या, ये नहीं होगा, एंड होगा तो मैं क्या क्या करूंगा, कैसे कैसे रहूंगा, कैसे सैलरी आएगी तो कहां का इन्वेस्ट करूंगा, वो सब मोटिवेशन ले सकते हो। बट नहीं होगा वाला पोर्शन अभी हटा दो, अभी वो टाइम नहीं है कि हम सोचे नहीं होगा तो क्या, नहीं होगा तो क्या, कुछ नहीं, नहीं होगा तो देखा जाएगा, है ना। अभी के टाइम में होगा और सिलेक्शन लेके ही रहूंगा वाला एटीट्यूड रखो, और 3 महीने को बूस्ट कर दो अपने आप, अपने स्कोर को बूस्ट कर दो, अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी में डाल दो कि यार हो जाएगा, मेरा हो जाएगा, मैं मेहनत कर रहा हूँ और बहुत अच्छी मेहनत करके इस बार सिलेक्शन ले लूंगा। ये वाला जोश रखते हुए मैं इस वीडियो को खत्म कर रहा हूँ। ये जोश आपका भी होना चाहिए, और ये जोश आप कमेंट सेक्शन में भी दिखाओगे कि हाँ यार मैं लूंगा सिलेक्शन, मैं सिलेक्शन ले लूंगा, ये वाली लाइन जरूर लिखना। और जोश होना चाहिए, माइंडसेट अच्छा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तभी सिलेक्शन ले पाओगे। तो कमेंट सेक्शन में आपके मैं पॉजिटिविटी और आपकी जोश का इंतजार करूंगा, कमेंट जरूर करना, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, वी विल टॉक डिस्कस द मैटर। और फिर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ये मत भूलना। बाय बाय फ्रेंड्स।